सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टू टीयर आर्किटेक्चर का डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीप एंड डाइव करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप एक आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहे हो तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि टू टीयर आर्किटेक्चर है, थ्री टीयर है, फोर टीयर है। तो जब भी आप बनाते हो या अगर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिले इन करंट जहाँ पे भी आप जा रहे हो, वेल एंड गुड, बनाने के बाद मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर आता है, जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ में मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप इस टू टीयर या थ्री टीयर को बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। देखो, नंबर वन, आपका स्ट्रांग होना चाहिए लिनक्स। क्लियर, मैं आपको बार बार बोलूंगा, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको लिनक्स आता है, कोई जरूरत नहीं कि आप दोबारा से लिनक्स पढ़िए। ठीक है। दूसरा, क्लाउड। क्लाउड की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। क्लाउड के ऊपर क्या क्या सर्विसेज है, रिसोर्स है, मैंने ऑलरेडी बात किया है। ये जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करूंगा, टू टीयर आर्किटेक्चर है, एडब्ल्यूएस को हम यूज करेंगे। इन केस अगर आप एजोर में करना चाहते हो, टेराफॉर्म प्लस एजोर यू कैन डू। इन केस यू वांट जीसीपी प्लस टेराफॉर्म यू कैन डू। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही होगा। तो ये जो हमारा केस होगा, डिप्लॉयमेंट होगा यूजिंग AWS क्लाउड। मेक श्योर, अगर आपको AWS आता है तभी आप ये आर्किटेक्चर डिप्लॉय कर पाओगे। अदरवाइज आप कोड को लिख तो सकते हो, जिसको हम बोल सकते हैं आप रट सकते हो, रटा हुआ काम नहीं आएगा। मैं आपको बार बार क्लियर क्लियर मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मैं तो कोड उठा के रख दूंगा, लेकिन ऑटो स्केलिंग के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, उस सर्विस के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए इस आर्किटेक्चर के लिए लिनक्स स्ट्रॉन्ग करिए। दूसरा, AWS में आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। अगर ये दोनों है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, फिर आप ये टेराफॉर्म को यूज करके यू कैन डू द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या है, मैं आपको पहले टास्क बताता हूँ। टास्क के अंदर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई इंफ्रा का पहला पार्ट क्या होता है, ये मैंने आपको कई तरीके से बताया कि भाई VPC में जब आपने मैनुअल बेसिस में सेटअप किया था, तो मैनुअल टास्क अगर आपको मैनुअल आता है तो ऑटोमेशन या स्क्रिप्टिंग आप बहुत जल्दी कर लो। मैनुअल नहीं आता है, डायरेक्टली ऑटोमेशन में आओगे, तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो पर्टिकुलर रिसोर्स को हम यूज करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। स्क्रिप्टिंग, मैंने स्क्रिप्ट की बात की तो कोड के फॉर्म में कैसे डिप्लॉय करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ये बातें बता रहा हूँ कि जैसे आपने VPC के ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई टू टीयर आर्किटेक्चर बनाना है या थ्री टीयर आर्किटेक्चर बनाना है, तो ऐप और वेब का खेल है, या फिर ऐप और डेटाबेस ले रहे हो, वेब और डेटाबेस लेके चल रहे हो। तो जब आप ये सारी चीजें लेके चलोगे, तो क्या आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है ये कि नहीं, ये भी तो सारा चेकआउट करना पड़ता है, क्रॉस चेकआउट करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास एक DB एडमिनिस्ट्रेटर की टीम होती है। ठीक है, डेवॉप्स अलग है, क्लाउड अलग है। लेकिन अगर आप एक AWS एडमिन की प्रोफाइल में हो तो उसमें भी इंफ्रा बनाया जाता है, उसमें भी AWS कोड पाइपलाइन से बैठ के काम किया जाता है, उसमें भी हम SSM एजेंट को यूज करते हैं। बट बात ये नहीं है, कि बात ये है कि अगर आप एक यूजर हो कंपनी के अंदर, अब अलग अलग यूजर होंगे जिनको जो टास्क दिखाई दिया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बोलते हो कि सर आई नो द हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस। अब ये बताइए कि आप EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए, S3 बकेट को क्रिएट करने के लिए, आप लाइव क्लास में वो पॉड के कॉन्सेप्ट को करने के लिए बैठे हो, नहीं, पहले से इंफ्रा बना हुआ, हाउ यू आर डूइंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज डे टू डे एक्टिविटीज, क्या आपने चैलेंजेस फेस किए। कल को आपसे एक सिनेरियो में क्वेश्चन पुट अप करता है, या फिर आपको एक स्क्रीन शेयर करके बोल दिया कि भाई ये कोड है, इसके अंदर क्या चेंजेस करना है, हमें ये प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट करनी है, व्हाट इज योर ओवरव्यू, तो आपको बताना है। तो ऐसे भी इंटरव्यू होते हैं, राइट। तो आपको ये देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए पूरा, तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो जस्ट बात करते हैं कि भाई टेरा, मैं ये जो इंफ्रा डिप्लॉय करूंगा, मैनुअल टास्क नहीं करेंगे। अब जिसने मैनुअल किया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैनुअल से ही आप ऑटोमेशन में आओगे। ठीक है, मैनुअल किया है तो द पर्टिकुलर सर्विसेज के ऊपर वो सर्विसेज करती क्या है। स्क्रिप्ट, आपने स्क्रिप्ट लिखना है, कैसे स्क्रिप्ट को लिखोगे,
वो सारी चीजें। मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ तो कोड, यहाँ पे पूरा का पूरा हम टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन को यूज करेंगे। सब चीज बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई पूरा का पूरा खेल है डॉक्स का। चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन यूज करके टेराफॉर्म का इंफ्रा बनाइए या आपके इन्वायरमेंट से डॉक्यूमेंटेशन को मॉडिफाई करके इंफ्रा बनाइए, तो दोनों ही केस में आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हम समझेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि अब ये जो हम इंफ्रा लेके चलेंगे किसके ऊपर, कि अगर मैं वीपीसी ले लूंगा तो वीपीसी के अंदर चाहे वो सीआईडीआर ब्लॉक हो, चाहे वो नेट गेटवे हो, चाहे वो नेकन हो, चाहे वो सिक्योरिटी ग्रुप हो, चाहे वो सीआईडीआर ब्लॉक हो, चाहे वो सबनेट हो, कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको जस्ट कोड को उठाना सिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी बातें डिस्कस्ड की हैं किसके ऊपर, AWS ट्यूटोरियल में। AWS प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने इंफ्रा बनाया हुआ है, ठीक है। AWS को इंफ्रा बनाने के बाद हम वहां पे कैसे काम करते हैं ये भी मैंने बताया होगा। यहाँ पे काम कैसे होता है, क्या डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी मैंने बताया। अगर आप ये कुल मिला के डेटा को अपने पास रखते हो, बोलने की पावर रखते हो, इंटरव्यूअर आपको यूं ही सेलेक्ट कर लेगा। द खेल है नॉलेज और उसको एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। बाकी तो काम करता ही है L1 के लेवल के लोग, L2 लेवल के लोग, समझ रहे हो बात मेरी? समझो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ अगेन बैक करते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन यूज करके मैं आपको बताता हूँ कि टेराफॉर्म का जो आर्किटेक्चर होगा क्या क्या करेंगे 2 टियर के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए ये पूरा। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू देने के बाद फिर आप इसी को कॉपी पेस्ट मार भी दोगे ना तो भी डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है? खेल पूरा इसी का है। तो इसके अंदर हम बात करें 2 टियर के अंदर तो वेब, अब यहाँ पे कहाँ पे लोगे, हम ऑन प्रीमाइसेस को तो यूज नहीं कर रहे हैं भाई, क्लाउड ही यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी बदल गई तो अपने आप को बदल लीजिए, नहीं तो आप बदल जाओगे, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो पहले हम बात करें कि वेब सर्वर। तो वेब हमारा चल रहा होगा भाई, आप अमेजोन जानते हो, आप फ्लिपकार्ट जानते हो, आप हॉटस्टार, कोई भी वेब पे जाते हो, कुछ भी आप करते हो, वट एवर योर पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप जा रहे हो, वो बैकएंड से जो डोमेन है भाई उसकी वेबसाइट चल रही है, वो बिजनेस कर रहा है, आप बिजनेस की हिस्सेदारी हो। ऐसे हम कंपनी में पूरे बिजनेस को ही मैनेज करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस बात करेंगे, कंपनी टू बिजनेस, बिजनेस टू कंपनी में आप काम कर रहे हो, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो भाई वेब सर्वर है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, आपको पता है कि भाई हम हिटिंग कर रहे हैं वेब पेज के ऊपर, ट्रैफिक आ रही है, तो उसके अंदर रिक्वेस्ट आएगी, यूजर्स आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, बग्स आएंगे, डिबगिंग आएगी, लोड कैसे मैनेज होगा, सब कुछ देखेंगे कि भाई बैकएंड से सर्वर चल रहा होगा, लोड बैलेंसर उसको मैनेज करेगा। ये सारी बातें उसको समझ में आ रहेगा 2 टियर जो मैं आर्किटेक्चर बता रहा हूँ, जिसने मैनुअल टास्क किया होगा। यू नो द मैनुअल टास्क कम टू दिस ऑटोमेशन सिस्टम। अगर डायरेक्टली आप आते हो, लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पास आउट हैं, कंफ्यूज्ड हैं, सर मैंने जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम किया है, आप करते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक आप एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे। चाहे आप वास्ट लेवल के एक्सपीरियंस गाय क्यों ना हो, किसी और जगह पे आ रहे हो, आप कहाँ पे राइट ट्रैक पे, तो आपको समझना है। तो मैंने क्या बोला, 2 टियर आर्किटेक्चर के अंदर वेब चल रहा है, उसके अंदर रिक्वेस्ट आएंगी, एप्लीकेशन होगा, डाउन टाइम आएगा, है ना, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, पर्टिकुलर टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, दैट्स इट। तो ये हमें देखना है कि भाई डाउन टाइम को कम करना ही तो हमारा अचीवमेंट है। अगर आपके मान के चलो 6 महीने का प्रोजेक्ट चला, 6 महीने तक कोई डाउन टाइम नहीं है, एप्लीकेशन बराबर धकाधक चली, पूरा डेटा बैकअप वगैरह सब कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सडनली स्पाइक मार दिया, आपका सर्वर ही क्रैश कर गया, देन हु विल रिस्पॉन्सिबल, डाउन टाइम आया। फिर टीम वहां पे काम करने बैठेगी, कौन टीम, चाहे वो डेवलपर हो, डेवऑप्स, एसआर हो, कोई भी टीम हो, उसके अंदर सब कुछ आता है, समझ लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी चाहिए आज कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद बात करते हैं लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसर का अगर बात देखोगे तो लोड बैलेंसर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैफिक होता है कि भाई काम क्या करता है, आने वाली ट्रैफिक को बाहर भेजता जाएगा, कहाँ पे, सर्वर के साइड, और मल्टीपल सर्वर्स होंगे, कोई एक नहीं होगा। हमें देखना भी कि इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होना चाहिए, डाउन टाइम कम होना चाहिए, अवेलेबिलिटी हाई अवेलेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता है लोड बैलेंसर की भी अलग अलग टाइप होते हैं। एप्लीकेशन चाहिए कि लोड बैलेंसर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो किस टाइप का ट्रैफिक है, किस टाइप के लोग आ रहे हैं, तो ये भी मैटर, बात क्लियर है, पता है? तो ये देखना है। उसके बाद जो वेब सर्वर आपका चल रहा है बैकएंड से, हो सकता है कोई भी डेवलपर है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज यूज हो रही हो, चाहे वो सी हो, चाहे जावा हो, जो हो, चाहे वो रूबी हो, चाहे पाइथन हो, चाहे नोड जेएस हो, कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज हो रही है
कंपनी के अंदर वो कंपनी का इंटरनल मैटर वो समझेगा कौन, कोड रिलेटेड रखने वाला डेवलपर, दैट्स इट। डेवलपर एंड डेवऑप्स कम दोनों को कोलैबोरेशन चाहिए ही चाहिए, मैंने आपको बार बार बताया। तो पहला काम हुआ हमारा वेब सर्वर को रेडी करेंगे। तो वेब सर्वर को जब बना के चलोगे तो इसके अंदर जो भी सर्विसेज आती हैं, जो भी, जैसे मैं इंफ्रा की बात कर रहा हूँ तो इंफ्रा के अंदर क्या आता है, वीपीसी आता ही आता है। अब वो वीपीसी के अंदर जितने भी पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ द वीपीसी, वो आप लोगों को आना चाहिए। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, अगर नहीं आता तो AWS वाले ट्यूटोरियल में चाहिए, उसमें आपको मिल जाएगा, क्लियर, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस टीयर होगा, डेफिनेटली भाई इसके लिए जो डीबीए की टीम बैठी वो काम करती है ना, डेटाबेस सर्वर बैकएंड से चल रहा है, ठीक है, सब कुछ भाई कंपनी के अंदर आपको ट्रैफिक आ रही है उसका डेटा बैकएंड से डेटाबेस में जाना चाहिए, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस में कोई भी आप डेटाबेस हम यूज करेंगे भाई, कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई आपने एप्लीकेशन चलाया तो बैकएंड से डेटाबेस में डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये कौन मैनेज करेगा? जो इंफ्रा बना के छोड़ा है कोड डेवऑप्स इंजीनियर, ही इज रिस्पॉन्सिबल? नो, उसने इंफ्रा बना के दिया है, जो डीबी है वो चेकआउट करेगा। अगर नहीं जाता तो हु विल मैनेज? देन कोड डेवऑप्स टीम बैठी है, वो सारी चीजें देन दोबारा से चेकआउट करेगा। कुछ कोड में मिसमैच हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, वो ट्रबल शूट का पार्ट आएगा, क्लियर। ये भी अभी AWS अकाउंट है, फर्दर हालांकि हम यहाँ पे देखेंगे। और डेटाबेस में कोई भी डेटाबेस हो सकता है, RDS, MongoDB, अरोरा, कोई भी डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस को हम चेकआउट करेंगे, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, मैं आपको कई बार बोला हूँ भाई, इलास्टिक फाइल सिस्टम हो, चाहे EBS हो, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज हो, है ना, EFS हो, ये सारी चीजें यूज होंगी। कल को हमको डेटा को कॉपी करना है मैनुअल बेसिस पे, स्टैटिक कंटेंट को उठा के रखना है, मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होंगे जो हम स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हो। तो एक प्रोफाइल निकल के आएगी जो मैनेज कर रहा है स्टोरेज। अब स्टोरेज में स्टोरेज एक्सपर्ट नहीं होगा, उसको टास्क दिया जाता है भाई आप डेली बेसिस के अंदर काम करिए। मान के चलिए भाई वो यूजर कुछ भी हो सकता है, वो यूजर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, जिसको ये डेली बेसिस में काम किया जा रहा हो सकता है TCS में हो, 7-8 साल से कर रहा हो, वही काम कर रहा हो, ठीक है, पैकेज उस लेवल का होगा। फिर उसको लगता हो कि मैं छोड़ दूं, पैकेज नहीं बढ़ रहा है समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें मिलेंगी, हर टाइप से होगा, प्रॉब्लम आएगी, उससे निकलना है। तो ये स्टोरेज का कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद मैं आपको कई बार बताया था कि भाई जब आप एक इंफ्रा बनाते हो तो सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप VPC में जो NACL वगैरह ठीक है वो तो है ही, सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए ही चाहिए। अगर आपने लोड बैलेंसर लिया तो लोड बैलेंसर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए ही चाहिए। आपने EC2 लिया है जो वेब सर्वर हो, उसके लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए ही चाहिए। आपने बैकएंड से डेटाबेस लिया तो डेटाबेस के लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए ही चाहिए। आपने RDS डेटाबेस यूज किया तो उसके लिए चाहिए। तो मेक श्योर सिक्योरिटी ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? क्योंकि भाई आपको ये कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई DDoS अटैक हो रहा है, थ्रेट्स आ रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज आ रही है, हु विल रिस्पॉन्सिबल? जो बनाने वाला था कौन था? कोड डेवऑप्स इंजीनियर था। मे बी आप SRE हो, क्लाउड आर्किटेक्चर हो, आपने एक इंफ्रा बनाया तो इंफ्रा बनाते समय क्या आपने उस आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी का पार्ट लिया? क्योंकि जब आप AWS को यूज करते हो तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। AWS बोलता है मैंने आपको S3 बकेट दिया और उसके अंदर KMS की सर्विस दिया, व्हाई यू नॉट यूज्ड? फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। कस्टमर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। अगर कस्टमर ने सारी सर्विसेज को यूज किया प्रॉपरली और उसके बाद भी हैक हो जाता है, हु विल रिस्पॉन्सिबल? AWS रिस्पॉन्सिबल। समझ रहे हो खेल, समझ रहे हो? क्योंकि बिलिंग कॉस्ट और सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए, समझ लो। तो आगे भी हम बात करेंगे, देखेंगे उसके ऊपर। तो फायरवॉल सिक्योरिटी का अगर अब इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर पोर्ट अलाउ करते हो, वो सब हम कोड के फॉर्म पे देखेंगे। कोड में अगर मैंने अगर एक सर्वर लिया भाई, मुझे अगर SSH अलाउ करना है या फिर मुझे HTTP अलाउ करना है तो मैं 80 पोर्ट वहां पे लिख दूंगा, दैट्स इट। मैं मैनुअल बेसिस पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन ही तो यूज कर रहे हैं। हमें एक इंफ्रा डिप्लॉय करना है, तो मैंने बोला कि इंफ्रा बनाते समय मैं कोड लिखूंगा, 4 कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। टेराफॉर्म इनिट इनिशियलाइजेशन होगा, टेराफॉर्म प्लान मैंने प्लान किया, प्लान होने के बाद हमने वैलिडेट किया, ड्राई रन एग्जीक्यूट होता है, जैसे सक्सेस मैंने टेराफॉर्म अप्लाई मारा, बैकएंड से इंफ्रा डिप्लॉय हो जाए। कुछ ही सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर आपका इंफ्रा बन के रेडी हो जाता है। मैंने डिस्ट्रॉय मारा तो इंफ्रा हट जाता है। यही ऑटोमेशन, समझ लो। टाइम को बचाना, प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, जो आपका चल रहा है CI/CD पाइपलाइन।
क्लियर। तो सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, चाहे वो क्या डेटाबेस लेके चल रहे हो। अब इसमें कौन सी स्केलेबिलिटी, क्योंकि भाई आपको मैंने बताया कि हाई अवेलेबिलिटी चाहिए चाहिए, है ना। डीडॉस थ्रेड्स आते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई आपने सिक्योरिटी हब में काम किया है कि नहीं, इंटायर इंफ्रा की सिक्योरिटी के लिए। कल को वुलनेबिलिटीज आती है, थ्रेड्स आते हैं, तो उसके लिए सोर्स रिसोर्स है ना। गार्ड ड्यूटी, अमेजॉन इंस्पेक्टर है। ये सारी चीजों में आपने काम किया नहीं किया, तो आप AWS प्रोजेक्ट की सीरीज को देख लो, वहां पे आपको बात पता चल जाएगी। क्लियर। तो नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे डीप एंड डाइव करते हैं कि क्या इसका एजेंडा, क्या 2 tier आर्किटेक्चर या 3 tier आर्किटेक्चर भी बनाते हो, वाई, किस लिए बनाते हैं। तो पहला स्केलेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। स्केल अप करना है भाई हमें ब्रॉड लेवल तक, क्योंकि भाई ट्रैफिक अगर सडनली आ रही है हॉट स्टार के ऊपर, तो स्केल अप करना है उसको। डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो स्केल अप चाहिए चाहिए, तो 2 tier या 3 tier कर रहे हो तो दोनों के बेस में ही कॉन्सेप्ट होगा। कोई भी स्टोरेज आप यूज कर रहे हो भाई, स्केल अप होना ही चाहिए। कल को हमें अपने हिसाब से ऐड करना है, हटाना है, रिमूव करना है, वो स्केल अप स्केल डाउन ऑटोमेटिकली होगा। जिसके अंदर आपने ऑटो स्केलिंग पढ़ा होगा, लोड बैलेंसर पढ़ा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। क्लियर। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी होना चाहिए, मैनुअल बेसिस पे। मैंने क्या बोला, आपको AWS आता है तो आप ये टेराफॉर्म का 2 tier आर्किटेक्चर प्रैक्टिकल आराम से हो जाता है। नहीं आता है तो आप फिर कॉपी पेस्ट करके कर लोगे, बट जब इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे, वो आपका आंख देखेगा, आप हिकअप हिकअप करके रिजेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस लेवल पे बैठिए कि सामने वाला जज कर ले, भले कुछ नहीं आता है, झूठ बोलना सीखना है, वो भी नॉलेज लेके, ठीक है। विदाउट नॉलेज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। क्लियर। तो स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, सिक्योरिटी का पूरा पार्ट आ जाएगा। वट एवर चाहे डीडॉस और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन हमें अप्लाई करना है तो करना है, चाहे किसी के ऊपर भी कर रहे हो, ठीक है। परफॉर्मेंस क्यों चाहिए भाई, आपको पता है कि भाई ट्रैफिक आ रही है, सडनली आ रही है, वेब सर्वर चल रहे हैं, हमने, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज किया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंटरव्यू में पूछा था कि भाई मेरे पास 2 क्लस्टर बना हुआ, मतलब 6 पॉड चल रहे हैं, 2 में अलग एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी, 4 में अलग करनी, पॉसिबल है क्या। एक्सपोज बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपोज कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर आपने डॉकर में एक्सपोज कमांड पढ़ा है तो ये सारी चीजें पूछता है, ठीक है। मैं कहीं और चला गया, वापस इधर आएंगे। नाउ यहाँ पे बात करते हैं कि ओवरऑल जब आप 2 tier आर्किटेक्चर बना रहे हो तो क्या क्या आपको चीजें मिलेंगी भाई। आपको पता है 2 या 3 के अंदर एक सारी चीजें रख लो भाई, है ना। क्लाइंट सर्वर, एप्लीकेशन, वेब और डेटाबेस, इनको आप मर्ज करके डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस पर डायरेक्टली हम आर्किटेक्चर में बात करेंगे। आर्किटेक्चर आप कहीं से भी उठा लीजिए, चलेगा। ये हमारा क्लाउड प्रोवाइडर होगा। और आप AWS के अलावा एजोर में करते हो तो यहाँ पे एजोर होगा। ये रीजन तो चाहिए ही चाहिए, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होगा ही होगा। अब कितने अवेलेबिलिटी जोन लेना ये भी मैटर करता है। अगर आपके पास 2 अवेलेबिलिटी जोन है, एक ए है और एक बी है, तो डेफिनेटली यू नीड टू यूटिलाइज बोथ अवेलेबिलिटी जोन फॉर दी हाई अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि एक अवेलेबिलिटी डाउन जाता है तो दूसरे से ट्रैफिक जानी चाहिए। क्लियर। तो ये हमने एक पब्लिक सबनेट लिया और दूसरा हमने एक पब्लिक सबनेट लिया, ठीक है। वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2। किस लिए मैंने लिया, आपको ये समझना है भाई। इसको हम कोड के फॉर्म पे डिप्लॉय कर देंगे। ये क्रैश हुआ, डाउन टाइम होता तो ये हमारा जिंदा है। क्लियर। दूसरा सर्वर हमारा जिंदा है जिस पे हमारी ट्रैफिक जाएगी, फर्दर चीजें मैनेज होती जाएगी। और डेटाबेस को तो भाई आप डेफिनेटली प्राइवेट सबनेट पे रखोगे, है ना। ऐसा तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो इंफ्रा बनाते समय आपको ना लेयर ऑफ सिक्योरिटीज देखनी है। सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट आएगा, नेगल का कॉन्सेप्ट आएगा, पोर्ट्स वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखोगे तो उसके बाद हम एक डेली बेसिस पे जो काम करते हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होके आती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड करिए इन फ्रंट ऑफ योर CV, चाहिए ही चाहिए। क्लियर। नाउ अगेन बात करते हैं यहाँ पे, कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, बाकी हालांकि हम इसको यूज करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा हेल्पफुल मिलेगा। यू कैन मेक द नोट्स कि कैसे। कई बार पूछ लेते व्हाट इज द स्टेप हाउ यू कैन क्रिएट 2 tier आर्किटेक्चर, व्हाट इज इनसाइड द कोड। तब आप बताओगे सर देयर इज इनसाइड द कोड इन VPC का, हम पार्ट लेके चलते हैं। तो मैंने आपको ये 3 tier जो आर्किटेक्चर बनाया था मैनुअल बेसिस के अंदर, तो पहला मैंने आपको यही बताया था कि इंफ्रा का पहला पार्ट ही VPC होता है। इंफ्रा का पहला ही पार्ट VPC होता है, चाहे आप ऑटोमेशन से कर रहे हो, चाहे कोड लिख के कर रहे हो, चाहे मैनुअल कर रहे हो। मैनुअल कर रहे हो तो वहां भी बताया, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ठीक है। बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने किया डिप्लॉय। अब VPC, अब VPC के अंदर CIDR ब्लॉक, नेमिंग कन्वेंशन सब कुछ आ जाएगा। अब मैं VPC बताने नहीं बैठूंगा कि मैंने CIDR क्यों लिया। मैं सिर्फ कोड रखूंगा, IP रखूंगा और CIDR वैल्यू कैलकुलेट करके वहां पे रख दूंगा। सिंपल, क्योंकि हम कोड के फॉर्म पे देख रहे हैं। यही है आर्किटेक्चर। क्लियर।
अब यहाँ पे जो सबनेट लेके चलोगे भाई, एक पब्लिक लेके चलोगे है ना, दो पब्लिक लेके चलेंगे स्टैंड बाय के अंदर, फिर प्राइवेट सबनेट लेके चलोगे, दो हम लेके चलेंगे, उसको सीआईडीआर देना पड़ेगा। आरडीएस डेटाबेस अगर जो भी लेके चलोगे आप लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा ही होगा। फिर आप पीसी2 को हाई अवेलेबिलिटी के अंदर लेके चलोगे, उसके बाद गेटवे आईपी-सी2 जो कुछ भी आप लेके चलोगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ प्री रिक्विजिट हैं कि टेराफॉर्म का सीएलआई इंस्टॉल करके रखिए अपने लैपटॉप में, एडब्ल्यूएस का जो सीएलआई इंस्टॉल करना है, अकाउंट चाहिए ही चाहिए। और जो भी एडिटर वगैरह मैंने बताया था लिनक्स के ऊपर, चाहे वीएस कोड हो है ना, एवीएम एडिटर है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी इसको करने के लिए, ठीक है। बाकी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है गिटहब रजिस्ट्री, सॉरी टेराफॉर्म रजिस्ट्री, तो टेराफॉर्म के अंदर आप जाके करोगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप बात करेंगे कि कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म के अंदर कोड। ये कुछ चीजें लिखी हैं, आप इसको पढ़ना चाहो पढ़ सको, चैट जीपीटी से मांग लो वो भी दे देगा। क्लियर, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेराफॉर्म के कुछ सिंटेक्स और कमांड के ऊपर। देखो भाई, आपको रटना नहीं है, ठीक है, ये करली ब्रैकेट नहीं रटना, हाँ वहां पे चौथे नंबर लाइन पे करली ब्रैकेट लिखता नहीं। आपको भाई एक एडिटर दिया जा रहा है, इसको आपको देखना भाई, वहीं पे आपको लाइव एरर फेंक देगा, और एरर फेंकने के बाद आपको हिंट्स देगा कि लाइन नंबर 66 में यू आर यूजिंग दिस अननेसेसरी करली ब्रैकेट, उसको रेक्टिफाई करिए। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आपको खुद रिसॉल्व करना होगा, रेक्टिफिकेशन करना होगा। तो कुछ एक कोड है टेराफॉर्म के, प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस यूज करोगे है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कुछ नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा, तो नेटवर्किंग वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी बताया था, वीपीसी कैसे क्रिएट करेंगे उसके अंदर, चाहे वो पब्लिक सबनेट हो है ना, चाहे वो प्राइवेट सबनेट हो, चाहे नेट गेटवे हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क पार्ट के अंदर अगर आप देखोगे कि भाई, अगर हम एक कॉन्सेप्ट को समझे, तो आपने कोड ही तो लिखना है भाई। अब हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर मैंने हैश करके वीपीसी लिया, तो इसमें पूरा डिटरमाइन करूंगा। अब यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स दिया है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वीपीसी फॉर द प्रोजेक्ट्स XYZ प्रोजेक्ट, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द 2 tier आर्किटेक्चर, एंड पूरा सब कुछ इसमें डिटेल रहेगा, सो दैट कल को आपको वो आईएसी मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड मिलता है कि भाई इसको मॉडिफिकेशन करके कुछ चेंजेस करना, तो इजीली यू कैन रीड द सिंटैक्स, एंड आफ्टर रीड द सिंटैक्स यू कैन यूज फर्दर मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ भाई, टेराफॉर्म अगर आप देख रहे होगे मेरे ट्यूटोरियल पे, ठीक है, जो जो कुछ भी है, पेड है पब्लिक है, तो वहाँ पे आपको बातें पता चलेगी। अगर आपको एक EC2 लॉन्च करना, उसका कोड क्या है, S3 बकेट क्रिएट करना, उसका सिंटैक्स स्टेप्स क्या है, अब वही सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा 2 tier के अंदर, ठीक है। चीजें कॉम्प्लिकेशन तब होती है जब आप एक इंडस्ट्री के कोड को देखते हो, उस इंडस्ट्री के कोड में बहुत सी चीजें ऐड करनी पड़ती, मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तब जाके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हमारा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप सिंपल समझिए कोड है, अब इसमें ये रिसोर्स AWS ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बताया टेराफॉर्म पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि कैसे हम 2 tier आर्किटेक्चर को प्रॉपर्ली डिजाइन करके डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें चेंजेस मानना है भाई, टैग डिफाइन करते जाना है, CIDR अपने हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। VPC ID कौन सी लेके चलेंगे, सब कुछ डिफाइन करें, कुछ जो डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट है भाई, अवेलेबिलिटी मॉडिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है। टैग में जो है आप अपने अपना नाम भी दे सकते हो, कंपनी के प्रोजेक्ट्स का नाम दे सकते हो, रूट टेबल में रूट डिफाइन करोगे भाई, किस टाइप का रूट टेबल है ना, रूट टेबल में कौन सा सबनेट था, उसका CIDR ब्लॉक का था, IGW, सब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा, रूट टेबल में एसोसिएशन करना पड़ेगा। तो सब कुछ हम क्या कर रहे थे, जो बंदा मैनुअल काम करके आया है रूट में एसोसिएशन, अभी बताइए जिसको नहीं पता होगा, अगर मैं उससे पूछ लूँ भाई ये क्या है सिंटेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सो ही नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इवन आफ्टर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा ना, वो देख के भी नहीं पता भाई ये क्या लिखा हुआ है भाई, क्योंकि यही काम आपने मैनुअल किया है। किस में, अगर मैं वीपीसी को पूरे कॉन्सेप्ट वाइज बताया हूँ, तो वीपीसी में अगर हमने ट्रैफिक वगैरह अलाउ करनी है, तो सबनेट एसोसिएशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब हमने सबनेट भी बनाया था, उसमें से आप ये सारी चीजें अलाउ करोगे, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपका लिनक्स स्ट्रांग है, AWS स्ट्रांग है, देन यू कैन गो एनीवेयर कोई भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। क्लाउड में मैं आपको AWS नहीं बोलता भाई, एजोर भी कर सकते हो, गूगल क्लाउड भी कर सकते हो, मैं एजोर इसलिए बोलता हूँ भाई, एजोर का मार्केट बहुत वास्ट लेवल पे है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि एजोर सॉरी AWS का मार्केट वास्ट लेवल पे, एजोर भी यूज होता है, गूगल क्लाउड भी यूज होता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट्स वेरी करता है भाई, कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर।
उसके बाद लोड बैलेंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोड बैलेंसर में क्या चाहिए वो आप सारी चीज़ें डिफाइन करोगे। सिक्योरिटी ग्रुप, अब भाई जो सिक्योरिटी ग्रुप आप बना के रखते हो तो पूरा सिंटैक्स पैरामीटर देना पड़ता है भाई। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, किस नाम से, आईडी दीजिए, है ना। जो आपने सबनेट लिया सबनेट को डिफाइन करोगे, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा, क्लियर। उसके बाद नीचे आते तो टारगेट ग्रुप वगैरह बनाना पड़ेगा भाई। क्रिएट द टारगेट ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप, सब कुछ, है ना, डेटाबेस के लिए। तो सारा कुछ एक पार्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर का पार्ट बात करेंगे भाई, क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी रिसोर्स के अंदर। तो जैसे कि आप इसकी चाहो तो एक ही फाइल के अंदर पूरा लिख सकते हो भाई। कुछ पोर्ट्स अलाउ करना है, चाहे वो SSH का हो, HTTP का हो, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती, ठीक है। तो चाहे सिक्योरिटी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो। तो ये सारे कोड है। हम मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई हम यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो कुछ भी है, क्लाउड सीम यूज कर रहे हो तो इसका सिंटैक्स है, एक कोड है। इस कोड को आप यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। ये सारे कोड हम यूज करेंगे भाई। इस कोड को उठाना है, मॉडिफिकेशन करना है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे रिकॉल किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो ये सारे कोड है। अब इसमें पोर्ट कौन सा भाई, 0 पोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, 1 पोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, 80 पोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, 0 0 से ट्रैफिक को अलाउ करना है कि नहीं, सब कुछ आपको यहीं पे डिफाइन करना है। मैनुअल काम खत्म होता है टेराफॉर्म अगर आप एक्सपर्टाइज लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो उसके अलावा लोड बैलेंसर के अंदर सारे कुछ है भाई, डिफाइन करोगे, पोर्ट भी दोगे। लोड बैलेंसर है ना, डेटाबेस के लिए अलग अलग पोर्ट है, सिक्योरिटी ग्रुप है। अब डेटाबेस यूज करोगे तो भाई 33, है ना, 06 पोर्ट दोगे ही, अलाउ करोगे ही करोगे, क्लियर। तो इसमें फिर आप पोर्ट भी दोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे हम, इसको और भी डेप्थ लेवल पे डीप एंड डाइव करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करते हैं कि क्रिएट EC2। तो जब EC2 को लेके चलोगे तो भाई उसका एक सिंटैक्स है। तो हम यहाँ पे, जैसे मैं आपको डायरेक्टली सिंटैक्स दिखा देता हूँ। लेट्स गो इनसाइड द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आपको EC2 बनाना है ना, S3 नहीं बनाना, EC2। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मैं ऑलरेडी ऑलरेडी बताया हूँ तो इसको सब हम देखेंगे, ठीक है। ECS, EFS, EC2 इमेज बिल्डर नहीं, ये रहा EC2, ठीक है। तो EC2 में जो कुछ भी होगा तो AMI बनाना, तो उससे रिलेटेड कोड है। तो सब कुछ हम इस कोड को उठाएंगे और डिप्लॉयमेंट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इस, तो ये कोड मैं भी डिफाइन नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम जब देखेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट बात करें कि डेटाबेस। तो डेटाबेस को बनाने के लिए भी हमारे पास होगा ऑप्शन। तो कौन सा डेटाबेस उठाते हो तो उस डेटाबेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दीजिए। उसके जो कुछ भी कोड है बैकएंड से आप उस कोड को लेके चलोगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था भाई, ये सारी चीज़ आप चाहो तो VS कोड से भी यूज़ करके कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये आपके पूरा का पूरा डेटा मिलेगा। इस डेटा को हमें मॉडिफिकेशन करना है। नेम क्या है, यूज़र नेम, पासवर्ड क्या देना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें जिस किसी ने भी, जैसे कि मेरा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मैंने तो मैनुअल बेसिस के अंदर बताया है ना। अब जिसने मैनुअल किया हुआ तो उसको ये हवे में ऐसे पकड़ लेगा कि भाई अच्छा, मैनुअल बेसिस पे हमने ये किया था, अब इसी का वर्जन आ गया भाई ऑटोमेशन, कोड के फॉर्म पे लेके डिप्लॉयमेंट कर दीजिए, ऑटोमेशन हो चुका है। कल को कोई चेंजेस करना है तो आपको मैनुअल टास्क नहीं करना, टेराफॉर्म से डिप्लॉयमेंट करिए, टेराफॉर्म इनिट प्लान अप्लाई। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आपको बोला जाएगा भाई इस कोड को यहाँ पे रख दीजिए, खत्म। वो बैकएंड से मैनेज करके वो खुद करेगा। अगर सही किया है तो, नहीं करेगा तो मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। हर कोई अपने प्रोडक्शन को बचाना चाहता है, एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ये कुछ कमांड चलाओगे, टेराफॉर्म इनिट, डिप्लॉय, डिस्ट्रॉय, जो कुछ भी आप करोगे तो बैकएंड से इस तरह से आपका इमेज भी दिखता जाएगा फॉर्म के उसमें, क्लियर। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, 2 tier आर्किटेक्चर डिजाइन। हालांकि मैं इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाऊंगा एकदम फ्रेश लेवल से। और इस डॉक्यूमेंटेशन को भी यूज करेंगे, बट मैं 80% जो डॉक्यूमेंटेशन यूज करूंगा मैं यहाँ से उठाऊंगा, बिकॉज ऑफ कल को कोई चेंजेस हो जाता है। मान के चलो 3 साल पुराना मेरे पास टेराफॉर्म का स्क्रिप्ट है, जो कोड है, हो सकता है उसके अंदर कोई चीजें चेंजेस हो जाए, अब उसको मैं डिप्लॉयमेंट करूँ ना चले, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि प्लीज यूज टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटीज कैसे होगी, आगे काफी कुछ यहाँ पे आप सीखोगे, क्लियर। तो होप
ये बात आपको क्लियर हो गई होगी टेराफॉर्म के 2 टियर आर्किटेक्चर का। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे लैब के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, 1 से 1.5 घंटा या मे भी 2 घंटा, क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होगा और एरर भी आएंगे, एरर को हम रिसॉल्व भी करेंगे, इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फर्दर मोर हम बात करेंगे 3 टियर के अंदर आर्किटेक्चर और 4 टियर इट इज रिक्वायर्ड, तो हम बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।